नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। जाति मजहब की राजनीति का दुष्चक्र। जाति मजहब के सहारे राजनीति करने और चुनाव के मौके पर पाला बदलने वालों को मतदाता ही सही सबक सिखा सकते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही यह देखना निराशाजनक है कि चुनावी चर्चा में विकास और सुशासन की बातें कम और भावनात्मक मुद्दे अधिक हावी हो रहे हैं। यह अपने देश की विडंबना है कि जब भी चुनावों, खासकर विधानसभा चुनावों का दौर आता है तो विकास और जन कल्याण की वे बातें भी नजर नहीं आती जो चंद दिनों पहले तक राजनीतिक विमर्श में केंद्र में होती है। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 में पिछले चुनाव को अपनी चमत्कारिक सफलता दोहराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान विकास के कई ऐसे कार्य किए जो पहले की सरकारों में सियासत की भेंट चढ़ गए थे। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश का चुनाव ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों की जाति मजहब की राजनीति करना अधिक फायदेमंद दिख रहा है। चूंकि भाजपा विपक्षी दलों की ध्रुवीकरण वाली राजनीति से अवगत है, इसलिए वह चुनावों की दिशा को अपने मूल मुद्दों यानी विकास और सुशासन के साथ हिंदू अस्मिता की ओर ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में जिस तरीके भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ विकास का सिलसिला कायम हुआ और वाराणसी में काशी कॉरिडोर के रूप में एक असंभव सा कार्य किया गया, उसका स्वाभाविक लाभ भाजपा को मिलना दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि भी भाजपा के लिए बड़ा संबल है, जो स्पष्ट वक्ता के साथ एक सक्षम प्रशासक के रूप में उभरे हुए हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों का समर्थन हासिल कर अपना जनाधार व्यापक किया है। उसने ये धारणा तोड़ी है कि ये केवल अगड़ों की पार्टी है। इसी कारण वह स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं के पार्टी छोड़ने के बावजूद अपनी जीत को लेकर उत्साहित है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को मुख्य रूप से अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा से मुख्य चुनौती मिलने जा रही है। अखिलेश ने रालोद के साथ अन्य छोटे दलों से भी गठबंधन कर लिया है। अखिलेश चुनावी सफलता के लिए मुस्लिम यादव के अपने परंपरागत आधार पर टिके हुए हैं। सपा ने भाजपा का डर दिखाकर ध्रुवीकरण करने वाली सियासत से न तो कभी परहेज किया और न ही उसे छुपाने की ही कोशिश की। जहां तक बसपा की बात है, उसके पास दलितों का एक आधार अवश्य है, पर वह तब तक निर्णय नहीं हो सकता जब तक उसे अन्य जातियों का समर्थन न मिले। उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो चुकी कांग्रेस में प्रियंका गांधी नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है, पर इसमें संदेह है कि उन्हें कोई उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। पंजाब में भी राजनीतिक परिदृश्य भावनात्मक मुद्दों के इर्द गिर्द सिमटता दिख रहा है। कांग्रेस ने कृषि कानून विरोधी आंदोलन को हवा देने के साथ यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि सिखों की पहचान पर संकट है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं है कि जो कांग्रेस मोदी सरकार सरीके कृषि कानून की वकालत कर रही थी, वही सिख समुदाय को गुमराह करने के लिए उन कानूनों के विरोध में सबसे आगे आ गई। कांग्रेस ने सिखों के ध्रुवीकरण की कोशिश इसलिए भी की क्योंकि वह नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के विवाद को सही तरीके से नहीं संभाल सकी। भाजपा पंजाब में उल्लेखनीय प्रदर्शन शायद ही कर सके, पर वह फिरोजपुर में पीएम के काफिले को रोकने की घटना के जरिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। वह इस प्रकरण का फायदा अन्य राज्यों में भी उठा सकती है। वैसे तो अकाली दल पंजाब में एक मजबूत विकल्प रहा है, पर उसके वयोवृद्ध नेता प्रकाश सिंह बादल की सियासी सक्रियता सीमित होने और अन्य नेताओं का प्रभाव सिमट जाने के कारण भी भावनात्मक मुद्दों के सहारे अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू है आम आदमी पार्टी का उभार।
कांग्रेस में आई दरार और अकाली दल के पृष्ठ होने से पहले सबसे अधिक फायदा आप ही उठाती दिख रही है। आश्चर्य नहीं कि आप पंजाब में एक विकल्प के रूप में भी सामने आ जाए। उत्तराखंड की चुनावी तस्वीर भाजपा के लिए बहुत अनुकूल भी नहीं है। उसके लिए इस सवाल का जवाब देना कठिन लग रहा है कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े। उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का रहा है। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए अवसर भी बन सकता है, लेकिन उसके केंद्रीय नेतृत्व की निष्क्रियता और दिशाहीनता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही कमजोरी भाजपा की ताकत भी बन सकती है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस तरह असंतोष जताया, उसे पता चलता है कि कांग्रेस ने किस तरह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उत्तराखंड में आपकी सक्रियता भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनावों में ध्रुवीकरण और जातीय राजनीति के हावी रहने की आशंका के बीच इस पर सोच विचार करने की भी आवश्यकता है कि यह सिलसिला कैसे रुके। कई बार तो मतदाता ही जाति मजहब के आधार पर मतदान कर राजनीति दलों को वोट बैंक वाली राजनीति करने को उकसाते हैं। ये किसी से छिपा हुआ भी नहीं है कि मुस्लिम समुदाय स्वयं वोट बैंक बनने के लिए तैयार रहता है। अगर वह खुद इस राजनीति को अस्वीकार करे तो राजनीतिक दल भी वास्तविक मुद्दों वाली राजनीति के लिए विवश होंगे। मुस्लिम समाज को इस पर मनन और चिंतन करना होगा कि उसे कब तक भावनात्मक मुद्दों तक सिमटाए रखा जाएगा। 3 तलाक जैसे सामाजिक सुधार ही के मुद्दे पर उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण होने चाहिए। यही बात जाति के आधार पर वोट देने वालों पर लागू होती है। दलित पिछड़े वर्ग के अनेक नेता सिर्फ इसलिए अपनी राजनीति चमकाने में सफल होते हैं क्योंकि वे अपने समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। जाति मजहब के सहारे राजनीति करने और चुनाव के मौके पर पाला बदलने वाले नेताओं को मतदाता ही सही सबक सिखा सकते हैं। जाति मजहब आधारित वोट बैंक की राजनीति के दुष्चक्र को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता अपने वोट को की महत्ता को समझे और सुशासन अथवा जन कल्याण की कसौटी पर किसी दल अथवा प्रत्याशी को अपना समर्थन दे। इसके लेखक हैं संजय गुप्त जी। मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के विशेष समाचार के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।